वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज से मैं नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। क्विक रिवीजन कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा जो वीडियो है वो दूसरी किताब है, उसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। अब इससे संबंधित देखेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित आज अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा इसको आपको एक बार जूम कर लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब इसके अंतर्गत क्विक रिवीजन की श्रृंखला में बहुत शॉर्ट में पूरे पार्ट का मैं रिवीजन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको मैंने वैसे भी थोड़ा सा अलग कलर से किया है, तो आप उसको विशेष रूप से याद कर लें। और परीक्षा में 100% इनमें से सवाल आएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाए थे क्विक रिवीजन की श्रृंखला में 10 से 12 मिनट के वीडियो थे और उसमें से 100% सवाल पिछली बोर्ड कक्षा में आए थे। उसके सारे वीडियो है वो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है? तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अपना देश भारत आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। और उनका ये संबोधन यानी विशेष सत्र को जो संबोधित किया था उसको, उस संबोधन को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा गया। तो एक नंबर के सवाल में ये पूछा जा सकता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट क्या है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का संविधान सभा में दिया हुआ भाषण है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। अगला इंपॉर्टेंट नाम है पोट्री श्रीमालू। पोट्री श्रीमालू कौन थे? तो 1901 से लेकर 1952 तक ये इनका जीवन काल था। गांधीवादी विचारों से प्रभावित कार्यकर्ता थे और नमक सत्याग्रह में भाग लेने हेतु सरकारी पद का भी इन्होंने त्याग किया था। 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश नाम के से अलग राज्य के निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे और 56 दिनों की, कई बार ये दिन भी पूछ लेते, तो 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण थे पोट्री श्रीमालू। अगला जो पॉइंट है 1947 का जो वर्ष था उसको अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। तो एक नंबर में सवाल में ये पूछा जा सकता है कि अभूतपूर्व हिंसा और त्रासदी का वर्ष कौन सा कहा जाता है? तो वो था 1947 का जो वर्ष है। अगला इंपॉर्टेंट है 1947 की त्रासदी से संबंधित कुछ रचनाकार है, कौन कौन से हैं? तो एक दो रचनाकार के नाम भी पूछ सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो पहले जो रचनाकार है वो है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्रसिद्ध मानवतावादी और क्रांतिकारी कवि थे। सियालकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में, उसका उनका जन्म हुआ था और विभाजन के बाद में पाकिस्तान में ही रहे। और वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन के साथ हमेशा टकराव रहा और लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया। और इनके कुछ जो कविता संग्रह उनमें एक तो नक्शे फरियादी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद दस्ते सभा और जिंदानामा, ये उनके कुछ प्रमुख कविता संग्रह है। एक बार और बता दूं, नक्शे फरियादी, दस्ते सभा और जिंदानामा। अगली जो उस समय की जो लेखिका या रचनाकार है वो है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम है पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री और कथाकार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के जगत में श्रेष्ठ सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो भी अमृता प्रीतम को मिला हुआ है। पुरस्कार से सम्मानित महिला और विभाजन के बाद में इन्होंने दिल्ली में अपना निवास किया। अब एक महत्वपूर्ण बात है, टॉपिक है द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी भी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का है। और ये सिद्धांत द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है वो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, प्रश्न है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एक संगठन था, पार्टी थी स्वतंत्रता के समय में। तो 30 सितंबर को ढाका बांग्लादेश की जो अब वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय ये भारत का भाग था। तो उसमें इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की और मुसलमानों का राजनीतिक दल था। और विभाजन से पूर्व इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की और अंततः इनकी मांग के कारण भारत का विभाजन हुआ। अगला है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां। यानी इस पार्ट का जो भी हेडिंग है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो राष्ट्र निर्माण, जब देश का बंटवारा होने के बाद में देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो देश के सामने प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत के समक्ष तत्कालीन समय की 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली थी लोकतंत्र को कायम रखना, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के साथ ही संविधान के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवहार और बर्ताव की व्यवस्था करना। दूसरा था विविधता में एकता स्थापित करना। जैसे कि आपको पता है भारत विशाल आकार और विविधता और यहाँ की अलग अलग भाषा बोलने वाले, संस्कृति और धर्म को मानने वाले लोग थे और इन सभी में एकता स्थापित करना तत्कालीन समय की प्रमुख चुनौती थी। तो पहली चुनौती होगी लोकतंत्र कायम करना, दूसरी होगी विविधता में एकता स्थापित करना और तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि किसी एक तबके का। यानी संपूर्ण समाज का जो भला हो, सभी का जो विकास हो, ये तीनों चुनौतियां थी जब देश राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी देश आजाद हुआ उस समय की। अगला टॉपिक है विभाजन की प्रक्रिया।
विभाजन की प्रक्रिया किस प्रकार हुई? तो इस प्रक्रिया में धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बना के, यानी जिस क्षेत्र में जिस धर्म के लोग ज्यादा थे उसको उस देश के रूप में माना गया। जैसे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग बनेंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। ये भारत विभाजन की प्रक्रिया के दौरान तय किया गया था। अब इसमें कुछ समस्याएं भी थी। भारत विभाजन के दौरान क्या क्या समस्या आई? तो पहला तो ब्रिटिश इंडिया में ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमान बहुसंख्यक में थे। एक तो इसका इलाका पश्चिम में था, दूसरा पूर्व में था, और इस आधार पर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना। अब जैसे भारत के पश्चिमी भाग में वो पश्चिमी पाकिस्तान और वर्तमान जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो एक तो ये समस्या थी। दूसरी समस्या थी कि मुस्लिम बहुल इलाका, हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पाकिस्तान में जाने के समर्थक नहीं थे। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी की भी संज्ञा दी गई, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट समस्या थी। तीसरी जो समस्या थी विभाजन के समय की, कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र थे। फलतः पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया गया, जो कि विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। और चौथी जो समस्या थी विभाजन की, कि सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे, यानी बहुसंख्यक के बीच में कुछ अल्पसंख्यक भी काफी मात्रा में थे। और जैसे ये निश्चित हुआ कि देश का बंटवारा होने वाला है और पाकिस्तान है अलग देश बनेगा, तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित हुए वो अल्पसंख्यक हुए, चाहे भारत में हो या पाकिस्तान में, उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी विभाजन के बाद की। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है राजवाड़ों का विलय। राजवाड़ा यानी आजादी से पहले वो राजा महाराजा की जो भी रियासतें थी, देसी रियासतें जिनको कहा जाता है। तो आजादी से पूर्व भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश भारत था और दूसरा था देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत है पूरे भारत सरकार या ब्रिटिश सरकार के अंडर में था, और विदेशी रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से राजा का शासन था, लेकिन आखिर में ब्रिटिश शासन के अंडर में वो काम करते थे। तो ब्रिटिश भारत का शासन तत्कालीन भारत सरकार के अधीन था, जबकि देशी रियासतों का शासन है वो देशी राजाओं के हाथ में था। और उस समय रियासतों की संख्या 565 थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सवाल में किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि आजादी के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 565। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी देशी रियासतों के एकीकरण में एक बाधा बनी रही, और देश के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही देशी रियासतों को भारत में शामिल करने में। एक शब्द आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता पश्चात अधिकतर रजवाड़ों के जो भी शासक थे वो भारतीय संघ में अपने विलय की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इस सहमति पत्र को ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया, यानी कि वो भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार है। उनका सहमति पत्र था, और इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि भारतीय रियासत जो भी थी वो भारतीय संघ में का अंग बनने में लिए सहमत है। तो ये अधिकांश जो भी राजा थे, जो देशी रियासतों के राजा थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे अपने हस्ताक्षर किए थे। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है कि विभाजन की त्रासदी से संबंधित फिल्मों के नाम। तो दो फिल्में हैं आपकी जो पाठ्यपुस्तक में दी हुई, एक तो गर्म हवा और पिंजर। ये दो फिल्में हैं वो विभाजन की त्रासदी के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा जो एक फिल्म और थी जिसको काफी चर्चित भी रही, जिसमें गीत भी काफी चर्चित रहे, तो वो भी फिल्म है, वो विभाजन की त्रासदी पे बनी है। उस फिल्म को आप याद करना और या कमेंट करके बताना, जिसमें मैं चला गड्डी लेके इस गीत को गाया गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए है कि आप कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी फिल्म है जो विभाजन की त्रासदी पे बनी, और लेटेस्ट फिल्म है। ये फिल्में काफी पुरानी है, पिंजर और ये गर्म हवा। तो लेटेस्ट फिल्म कौन सी है वो आपको एक बार बताना है। तो ये आपके लिए प्रश्न हो गया, कमेंट करके जरूर बताएं। अब उस समय जो विभाजन के समय में कुछ समस्या किन किन देशी रियासतों में आई, तो सबसे पहले थी हैदराबाद है उस समय बहुत बड़ी रियासत थी, और हैदराबाद है वो चारों तरफ हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी, और वहां के शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। 1947 के नवंबर में निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल करने का समझौता किया, और तेलंगाना इलाके में किसान निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए, और निजाम के शासन में जुल्म की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हुई। तो उस समय रजाकार एक शब्द आता है। रजाकार क्या होता थे? तो निजाम के जो अपने खिलाफ में आंदोलन को कुचलने के लिए एक अर्धसैनिक बल रवाना किया, जिसे रजाकार कहा जाता था। यानी रजाकार जो निजाम के अर्धसैनिक बल थे उनको कहा जाता था, और जो कि अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। उन्होंने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और लूटपाट और हत्याएं की। और सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो इस तरीके से भारत में जो हैदराबाद का जो विलय हुआ था उसमें रजाकार एक शब्द इंपॉर्टेंट आता है, तो उसको एक बार आपको अच्छी तरह से याद करना है। दूसरा है मणिपुर, जो चर्चित उस समय विभाजन के बाद में देशी रियासतों के समय रहा। तो आजादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह
कई बार मणिपुर के राजा का भी नाम पूछा जा सकता है। तो मणिपुर के उस समय के राजा थे बोध चंद्र सिंह। उन्होंने भारत संघ में विलय हेतु हस्ताक्षर किए और जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में जून में चुनाव करवाए और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि उस समय 1948 में ही मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और मणिपुर भारत का वह भाग बना जहां सार्वभौम मताधिकार का प्रयोग पहली बार हुआ। यानी सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, यानी जो भी 18 साल से या जो उसमें 21 साल जो भी उम्र थी उसको अपना करके पहली बार चुनाव हुए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मणिपुर के संबंध में। अगला जो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन किस तरीके से हुआ? तो देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के कारण पुनर्गठन की समस्या उत्पन्न हुई। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की डिमांड कर रहे थे और इसके समाधान हेतु केंद्र सरकार ने 1953 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। कौन सा आयोग बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग को के जो इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और जिसके आधार पर 14 राज्य उस समय और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और इस अधिनियम में भाषा को पुनर्गठन का आधार बनाया गया। यानी कि जो राज्यों का गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर करने का निर्णय लिया गया और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। आपने इसी वीडियो की शुरुआत में अपने पोटी श्रीमालू के नाम सुना होगा जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए आमरण अनशन किया था और उनकी एक तरह से अनशन के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से 1952 में जैसे इसके निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर गठित हुआ वो आंध्र प्रदेश था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। तो ये इसके पूर्व में पृष्ठभूमि बनी हुई थी। अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि 4 रियासतें, कई बार उधर पूछा जाता है कि कुछ रियासतों के नाम बताओ जो भारतीय संघ में जिनका एकीकरण है वो कठिनाई से हुआ। तो उनमें पहली रियासत थी जूनागढ़ जो कि गुजरात में, दूसरा हैदराबाद, अपने हैदराबाद निजाम रजाकार के बारे में पहले पढ़ लिया, तीसरा मणिपुर के बारे में आपने पढ़ा, राजा बोध चंद्र सिंह है उन्होंने सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग का जो भी आदेश जारी किया था। और चौथी जो रियासत थी वो जम्मू कश्मीर जिसकी समस्या काफी हद तक स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही और उस समय तत्कालीन जो भी महाराज थे उन्होंने शुरू में मना कर दिया, लेकिन जब कबायलियों का आक्रमण हुआ तब भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने सहमति दी। तो इस तरीके से ये 4 जो रियासतें थी इनका एकीकरण है, उसमें भारत में एकीकरण थोड़ी सी कठिनाई हुई। पूर्वी पाकिस्तान जिसको वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है उनका निर्माण 1971 में हुआ। भारत पाकिस्तान का जो भी युद्ध हुआ उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला है मोहम्मद अली जिन्ना, तो या जिनको जिन्ना कहा जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना है वो आधुनिक पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं। शुरू में कांग्रेस के नेता थे, फिर बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने मुख्य रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। अगला जो पॉइंट है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मैंने पहले बता दिया ये देश के तत्कालीन गृह मंत्री थे और रियासतों के देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। तो 1875 से 1950 तक इनका जीवन काल था। आजादी के आंदोलन के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे और देशी रियासतों को भारत में संघ में शामिल करने में या मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय समिति से संबंधित संविधान सभा की जो भी महत्वपूर्ण समितियां थी उनके ये सदस्य थे और इनको लौह पुरुष उपाधि भी दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक्स थे वो आपको क्लियर करवा दिए। इस पार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न संभावित जो बन रहे थे इन्हीं में से लगभग बन रहे हैं और इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस बार भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव रूप में या रिक्त स्थान के रूप में या एक जो भी नंबर के सवाल के रूप में। तो उनके लिए मैं एक अलग से क्विक रिवीजन का वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो चैनल पे बने रहें और अपना ज्यादा से ज्यादा जो भी साथी है उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। और जहाँ भी विशेषकर जहाँ पॉलिटिकल साइंस के जो भी व्याख्याता के पोस्ट रिक्त थे वो शिक्षक साथी या प्रधानाचार्य महोदय या जो भी स्टूडेंट है वो अवश्य इन वीडियो को देखें ताकि उनका क्विक रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।